अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज इंस्पायर विद आसिम के प्लेटफॉर्म से हम अपना फर्स्ट पॉडकास्ट टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मास्टर ट्रेनर एंड बेस्ट करियर काउंसलर मिस्टर अब्दुल रहमान। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे YouTube चैनल को टाइम दिया और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। Thank you very much, Asim Saab. It's an immense pleasure for me to be on this channel, and I hope to have a very lucrative discussion with you. थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम जिन टॉपिक्स का हमने इंतखाब किया है और मैं समझता हूँ कि इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी भी थी और इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी भी होगी। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग ऑफ़ योर चिल्ड्रन। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एक्सपोजर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे। इसके बाद हमारी बात होगी कैरियर सिलेक्शन के ऊपर। फिर कौन सी स्किल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को डेवलप करनी चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटीज़, और कोड ऑफ क्रैकिंग ऑफ जॉब क्या है, हम किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं, किन कंपनीज़ का इंतखाब कर सकते हैं और जॉब के लिए इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करेंगे। तो आज ये वो हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जिन पे बात बहुत ज़रूरी है और इससे हम बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आसानी मिलेगी और वो अपना फ्यूचर जो है बेहतर कर सकेंगे। जी, तो सर, मेरा आपसे आज पहला सवाल है कि पेरेंट्स का पॉजिटिव रोल क्या है, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है ग्रूमिंग चिल्ड्रन की ग्रूमिंग के लिए। तो इस पे आप ज़रा हमें गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब कि आपने इतने अहम मौजू के ऊपर आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा, क्योंकि बहुत सारे मौजूआत जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उन पर बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बहुत अहम मौजूआत हैं जिसमें से एक मौजू पेरेंटिंग भी है, आपके बच्चे की नुशो-नुमा, उसकी तरबियत, उसका व्हाट आर द फैक्टर्स जो उसकी उस ग्रूमिंग को इन्फेंट स्टेज पे, लेटर ऑन टीन स्टेजेस पे और लेटर ऑन आप पोस्ट टीन स्टेजेस पर किस तरह से इंपैक्ट करते हैं। तो इन मौजूआत पर बहुत बाहर तौर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि इस पर बात नहीं हुई। तो आपकी और आपकी टीम की सताइश है इस चीज के ऊपर कि आप इतने अहम मौजू को जो है आज स्क्रीन के ऊपर लेकर आए। आपने बात की कि इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग क्या है और पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या हो सकती है और हम इन अवामिल को अपने बच्चे के अंदर किस तरह से शामिल कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है वो तर्जुमान होता है, वो अक्कास होता है अपने मुआशरे का। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूं। एक बच्चा जो यूके में पैदा हुआ वो अपना पहला लफ्ज कोई अंग्रेजी जुबान का लफ्ज बोलेगा। एक बच्चा जो ईरान में पैदा हुआ वो पहला लफ्ज फारसी का बोलेगा। जो बच्चा यहां पंजाब में पैदा हुआ वो आइदर पंजाबी या उर्दू का पहला लफ्ज बोलेगा। इससे ये पता चला कि उसके मुआशरे ने उस पर बाहर तो डायरेक्ट असर डाला। और मुआशरे को भी अगर मैं डाइसेक्ट करूं, डिवाइड करूं, सेग्रीगेट करूं, तो मुआशरे का यूनिट जो है वो एक फर्द है, वो एक पर्सन है। और इस बच्चे के ऊपर वो फर्द जो असरअंदाज हो रहा है वो और कोई नहीं है बल्कि उसके अपने पेरेंट्स हैं। अब वो पेरेंट्स उस बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करेंगे? अच्छा, इससे जो बड़ा मौजू है वो ये है, इससे बड़ा जो मसला है वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स, खुदा करे मैं ये बात कर सकूं और मेरे सुनने वाले ये बात सुन सकें कि बहुत सारे हमारे यहां पेरेंट्स की पेरेंटिंग का फुकदान, पेरेंट्स की तरबियत नहीं हुई कि उन्होंने आगे बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, जिस वजह से ये गैप आता है। तो मैं उस गैप को कवर करने की कोशिश करूंगा। एक बच्चा जब परवान चढ़ता है उसको पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएं, उसको ये बताएं कि यस यू कैन डू इट। कैन, कुड, मे, माइट, दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स। ये पॉसिबिलिटी को परवान चढ़ा रहे हैं। आप उसको नेगेट ना करें, आप उसको ये ना बताएं कि ये काम ना करो, नेगेशन में ना लेकर जाएं। आप उसको पॉसिबिलिटीज बताएं, ऑल्टरनेटिव्स बताएं। और जब वो ऑल्टरनेटिव्स पे, पॉसिबिलिटीज पे जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। वो ये सोचेगा कि अगर ये काम इस तरह से नहीं हो सकता, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वेज, इसको मजीद स्मार्टली किस तरह से किया जा सकता है, इसको मजीद ग्रूम तरीके से किस तरह से लेकर के चला जा सकता है। सो आप अपने बच्चे के साथ एक सबसे पहले जो मैं चीज जिस पे एम्फोसिस करना चाहूंगा कि हिटलर पेरेंट्स बनने की जरूरत नहीं। वो जमाना जा चुका कि जब आप बच्चे को मार कर, डांट डपट कर आप बच्चों को चीजें सिखा लेते थे, समझा लेते थे। बट आज दिस इज जनरेशन जी। ये बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ये बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ, दुनिया के साथ आपसे ज्यादा कनेक्टेड है। इनके पास ज्यादा नॉलेज है आपकी। सो दे आर मोर स्मार्टर देन यू। सो यू हैव टू डेवलप अ फ्रेंडली बॉन्ड। सो द बॉटम लाइन इज इस ग्रूमिंग के अंदर कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें, उसको पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएं, उसको ये बताएं कि वो ये कर सकता है, उसको माइनर चीज़ों पर अप्रिशिएट करें। इट मीन्स दैट कि मैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं कि एक तो सबसे पहले जो है कि जो ओल्ड थेरी थी, जो ओल्ड पेरेंट्स थे
90s के पेरेंट्स की बात मैं कर लूँ, तो वहाँ पे एक रोब दबदबा था फादर का, ठीक है, बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग नहीं थी। इट मीन्स दैट कि हमें अब जो हमारे मॉडर्न जो एडवांस दौर है इसके अंदर हमें पहले बॉन्डिंग डेवलप करनी है बच्चों के साथ। एब्सोल्युटली, दैट्स द क्रक्स बेसिकली, कि आप अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करें। develop क्यों? करें। अब देखें, एक बच्चा जो माशरे में जाता है, स्कूल में जाता है, वो वहां से चीजें सीखता है। अगर आपने उसकी बेसिक्स नहीं बनाई तो स्कूल उसकी बेसिक्स बना देगा। लेकिन क्या वो बेसिक्स वैसी होंगी जैसी बेसिक्स एक बाप या एक माँ बना सकती है? द आंसर इज नो। नो, बिल्कुल। सो आपको अपने बच्चे को घर से निकालने से पहले, माँ जो उसकी पहली उस्ताद है, घर जो उसकी जो पहली तरबियत गाह है, उस तरबियत गाह और उस उस्ताद की ये ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको काउंटर ये करना चाह रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका जब रिजल्ट आया, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा तो उनकी कुछ सप्लीज थी। जब मेरी उनसे बात हुई इन पेरेंट्स से बिफोर रिजल्ट, तो वो कहते थे हम अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हम बच्चे तो हमारे दोस्त हैं, और वो दोस्ती उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल गई। बच्चा जो है वो बिल्कुल फ्री हैंडली, ठीक है, वो काम कर रहा है, उसको इतना स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर नहीं है पेरेंट्स का भी, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जो है वो टोटली ही खराब आया और वो फेलियर की तरफ गया। इट मीन्स दैट कि बॉन्डिंग किस तरह की, किस हद तक डेवलप करनी है, इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि आपको कुछ रैशनल रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी है उसके ऊपर, उसको लिमिटेशंस के बारे में भी बताना है। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा आपके साथ फ्रेंडली बॉन्ड में है और वो कहते हैं कि मुझे कार्टून्स देखने हैं, बट यू हैव टू टेल देम कि आपने 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं यूज करना। अगर वो पढ़ रहे हैं, 6 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी आपने उन्हें बताना है कि बेटा अब आपने 5 से 6 घंटे स्टडी कर लिए, नाउ हैव अ ब्रेक। राइट, वो पार्क में लेकर जाएं उनको ड्राइव पे लेकर जाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनसे पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, उन दोस्तों से क्या बातचीत हुई, तुम्हारा होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारे अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, लेट्स डिस्कस। उस पर परेशान होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय डिस्कस करें और उसका एक म्यूचुअल रिजल्ट निकालें। म्यूचुअल कंक्लूजन पे जब आप आएंगे तो चीजें अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट होंगी। इट मीन्स दैट के आप बॉन्डिंग करें लेकिन विद लिमिटेशंस, ठीक है। अनलिमिटेड जो है वो कोई भी चीज़ अनलिमिटेड वो नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, मुझे आपसे एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्सपोजर क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, हम इसको किस तरह से अडॉप्ट करें। जैसा कि मैं अब देखता हूँ कि एक 2-3 साल का बच्चा जो है उसके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैब्स उसके पास हैं, ठीक है, कंप्यूटर सेस वो रखता है। क्या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका एक्सपोजर कितना बच्चों को देना चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, आया वो चिल्ड्रंस के लिए जो कि बिलो एज हैं 8 to 10 ईयर्स, और वो जो बच्चे जो कि इस टाइम FSC ICS कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या सबक है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, किस तरफ जाना चाहिए? आसिम साहब, टेक्नोलॉजी तो एक फैक्ट है, अब हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, उससे इम्पैक्ट हम पर आएगा, टेक्नोलॉजी पर नहीं आएगा। ज़बरदस्त। सो ये एक एस्टैब्लिश रियलिटी है, एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी इज देयर। अब बात किस चीज पे हो सकती है, हाउ टू चैनलाइज दैट टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली, उस पर डिबेट होगी। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं कि यहां पर अगर आप आज के माशरे के ऊपर देखें, 10-10 साल के बच्चे एप्स डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं, तो अगर हम उन्हें एक टैब नहीं लोग या लैपटॉप नहीं देंगे या इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे तो क्या वो ये कर पाएंगे? द आंसर इज नो। हाँ, यहां पर ये भी हो सकता था कि उस इंटरनेट कनेक्शन के साथ, उस लैपटॉप के साथ, वो बच्चा मे बी ज्यादातर मूवीज की तरफ निकल जाता, सीजन्स की तरफ निकल जाता, वो ज्यादा गाने सुनना शुरू कर देता, वो अपना गेम्स खेलना शुरू कर देता, वो अपना टाइम वेस्ट करता। लेकिन वो बच्चे जो 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में कुछ बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को, उस एक्सेस को, उस फैसिलिटी को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। So this is one of the most important thing, that technology is there, but you have to decide कि आपने उसको चैनलाइज किस तरह से करना है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरे नज़दीक आज के बच्चे का YouTube करना बहुत ज़रूरी है, YouTube को यूटिलाइज करना, YouTube को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे मौज़ूआत जिस पर शायद हमारे यहाँ क्लासरूम्स में बात नहीं होती, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमारे यहाँ घर में बात नहीं होती, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हमारी कुतुब में मौजूद नहीं हैं, वो तमाम तर डेटा, वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपको एक YouTube की वीडियो में मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर आपको भी दाद दूंगा कि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस भी देखी जिसके ऊपर आप बहुत सारी मुफीद इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे होते हैं। अभी मैंने आपकी एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से वीडियो देखी जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा लोगों को कि वो देखें, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दोज वीडियोज आर मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द ब्रेन ऑफ द चिल्ड्रन।
सो अपने बच्चे को ये बात बताएं कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। इफ यू आर ऑन यूट्यूब, देयर इज गुड एंड बैड राइट देयर। कुछ देर उसके साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपका बच्चा 6, 7, 8 साल की उम्र में इंटरनेट यूज कर रहा है, घर के किसी बड़े को उसके साथ बिठाएं जब तक वो इंटरनेट यूज कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी हैबिट बन जाएगी, जब वो ग्रूम हो जाएगा, उसको उसकी हैबिट्स के अंदर, उसके न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवेज के अंदर वो चीज आ जाएगी, उसका ब्रेन उसको उस तरह से प्रोसेस करना, सोचना शुरू कर देगा, वो एक ट्रैक पकड़ लेगा, एक डायरेक्शन ले लेगा। सो आफ्टर एट दैट टाइम इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि राइट और रॉन्ग तो हर जगह ही मौजूद है, लेकिन आपको ये चूज करना है कि आया आपने राइट पाथ लेना है और आपने अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना है। तो टेक्नोलॉजीज़ तो यहाँ पे हैं, लेकिन ये है कि हमें वो सिलेक्शन करनी चाहिए कि भाई हमने किस तरफ जाना है। और मेरा ख्याल इसमें भी पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें भी पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, उनको वो ट्रैक देना है और ये ट्रेंड करना है, उनका काम है। अब मैं इसमें ये चाह रहा था कि वो बच्चे हमारे, वो स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम क्लास 12 में सेकेंड ईयर जो है FSC ICS के एग्ज़ाम्स देने के बाद वो तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट की, तो आया उनके लिए हमारे पास कौन से टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे उनको एग्ज़ाम्स में मदद मिल सके, ठीक है, वो भी उन टेक्नोलॉजीज़ को, उस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो बेहतर प्रेपरेशन कर पाएँ और वो अपना एग्ज़ाम क्लियर पाएँ। इसके लिए भी थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो इंटरमीडिएट है, हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, काउंसलिंग की ज़ुबान में जब हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, क्रॉस पाकिस्तान जाते हैं और हम बात कर रहे होते हैं, तो वी कॉल इट द ब्रिज बिटवीन योर एकेडमिक्स एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। सो इंटरमीडिएट एक बहुत इम्पैक्ट रखता है एक किसी भी बच्चे की एकेडमिक लाइफ के ऊपर। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो रही है, उनको एंजाइटी हो रही है, उनको टाइम मैनेजमेंट इशू आ रहा है, उन्हें एग्जाम मैनेजमेंट इशू आ रहा है। सो अब क्या है, द वन वर्ड आंसर इज प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर। सबसे पहले अपने आप के ऊपर फेथ रखें, अपने खुदा पर फेथ रखें कि उसने आपको सबसे बेहतरीन पैदा किया। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो पूछा गया कि ये जो मखलूक बनाई है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो कहा कि हमने बनी आदम को अपना खलीफा बनाकर भेजा, अपना नायब बना के भेजा जमीन में। और क्या कहा कि ये अशरफुल मखलूकात है, सबसे बेहतरीन मखलूक। देखिए, आज अब आप फोन खरीदते हैं तो आप आईफोन खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है वो बेहतर कंपनी है, इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, सिक्योरिटी बेहतर है, फीचर्स बेहतर है। बिल्कुल। तो आप एक फोन खरीदते हुए बेहतरीन फोन का इंतखाब करें एंड देन यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, राइट। जो सब दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स इन द वर्ल्ड इज लियोनार्डो डा विंची, जो 1500s में आया और उसकी पेंटिंग्स की आज भी आपको मिसाल नहीं मिलती। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें। बेस्ट इंजीनियर बेस्ट बिल्डिंग बनाएगा, बेस्ट डॉक्टर बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देगा, बेस्ट उस्ताद बेस्ट लेक्चर डिलीवर करेगा। जो जितने लोग बेहतरीन हैं उनकी क्रिएशन भी बेहतरीन है। तो मेरे और आपके बनाने वाला तो इस दुनिया का खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, उससे बेहतर बनाने वाला नहीं हो सकता। तो आप उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक, आप में कमी कैसे हो सकती? इफ यू आर थिंकिंग कि मैं नहीं कर सकता, अगर आपके जहन में ये गुमान आया, ये सोच आई, ये डर आया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता या बन सकती, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता या बन सकती, ये तो आपने तौहीन कर दी अपने बेहतरीन बनाने वाले की, क्योंकि उसने आपसे बेहतर कुछ नहीं बनाया और आप उसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप कहें कि एप्पल के सिक्योरिटी फीचर्स मुझे पसंद नहीं, आप ये कहें कि लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग में कोई मसला आ रहा है, आप ये कहें कि इस दुनिया का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर है उसकी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, आप ये कहें कि जो मेरे उस्ताद हैं उनके लेक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है। सो जब आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बेसिकली अपने बनाने वाले को क्वेश्चन कर रहे हैं। यू हैव टू कीप फेथ कि उसने मुझे सबसे बेहतरीन बनाया, उसने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। मेरे अंदर कैलिबर, मेरे अंदर पोटेंशियल, मेरे अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि मैं अपने फियर से लड़ सकता हूं, मैं अपने लिमिटेशन से लड़ सकता हूं, मैं अपने खौफ के बुत तोड़ सकता हूं। और ये खौफ के बुत क्या है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये टॉपिक मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सिलेबस मेरे से नहीं हो पाएगा। एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत बड़ा कोई भूत है, कोई बहुत बड़ा बुत है जिसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट फेथ इन योरसेल्फ। सो आज इस वीडियो के बाद जितने भी हमारे सुनने वाले यहां पर मौजूद हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आज के बाद नेवर एवर क्वेश्चन योरसेल्फ, नेवर एवर क्वेश्चन और डाउट योर पोटेंशियल, कैपेसिटी एंड कैलिबर। हैव फेथ इन योरसेल्फ। और दूसरी चीज जो आपने करनी है, एंड दैट इज अल्टीमेट प्रैक्टिस। आज जो आपने रिवाइज किया, 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करें, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कुछ अरसे के बाद चीजें ऑब्सोलीट कर देता है।
सो व्हेन यू कीप रिवाइजिंग थिंग्स अंटिल योर एग्जाम्स, वो डेटा आपके जहन में रिफ्रेश रहेगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू। रीअरेंज करें उन चीज़ों को, एग्जैक्टली, आप रीअरेंज करें उन चीज़ों को, और until unless you reproduce that data, that information on your exam sheet, उसको आप साथ लेके चलते रहें। मुझे नहीं लगता आसिम साहब, आप मुझे बता दें कि इस चीज़ के बाद क्या कोई शुभा या कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है कि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म ना कर सके? माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि अल्लाह पाक की सबसे बेस्ट क्रिएशन जो है वो इंसान है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। अगर आपका अल्लाह पाक के ऊपर फेथ है तो आपका अपने ऊपर भी फेथ होगा कि भाई हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस वहीं पे शेक कर जाते हैं, आप वहाँ पे वहीं से आपका फेलियर स्टार्ट हो जाता है। तो भाई आपके पास एक चैलेंज है। मैं सर आपको सलूट पेश करता हूँ, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात की है। अगर बच्चे में ये यकीन आ जाए तो मेरे ख्याल वो हर एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। और नंबर 2 पे सबसे ज़बरदस्त जो की पॉइंट है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, भाई लेक्चर्स तो आपने सेकंड ईयर में भी आपने एफएससी में आईसीएस में हम लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका एरर कम होता है, और एरर कम होने से आपको एग्ज़ाम्स को पास करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ही फेथ। अगर आपका फेथ है अल्लाह पाक पे, आपका सेल्फ बिलीव है, तो हर एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान है। आसिम साहब, यहाँ पे जिस तरह से आपने बात की, कता कलामी मुझे माफ़ कीजिएगा, जिस तरह आपने स्ट्रेस पे बात की, तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि और हम किसी पर उसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। सुभान अल्लाह, सुभान तो अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुने गए हैं उसके लिए। चुने गए। अगर आप इंजीनियरिंग के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसके लिए चुने गए हैं। कितने बच्चे हैं जो स्कूल्स तक पहुंच पा रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो कॉलेजेस तक पहुंच पा रहे हैं, और कितने बच्चे हैं जो एक यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पा रहे हैं? इट इज अ वेरी नैरो रेशियो। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने स्कूल से निकल करके देखें, उस बच्चे को देखें जिसने आपके स्कूल के बाहर रेडी लगाई हुई, उस बच्चे को देखें जो किसी इशारे पर भीख मांग रहा है। क्या उसकी आंखों में ख्वाब नहीं है? उसकी आंखों में भी ख्वाब है, लेकिन किसी सोशल इशू की वजह से, किसी पर्सनल इशू की वजह से, किसी रीजन, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो आज उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। आप पहुंचे, ये ब्लेसिंग है, ये स्ट्रेस नहीं। ये अल्लाह पाक का करम है। स्टॉप लेबलिंग इट एज स्ट्रेस, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। यू हैव गॉट अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप आईटी प्रोफेशनल बनेंगे, आप बिजनेस ग्रेजुएट बनेंगे, and you have got a promising career ahead of you, and you are calling it stress, जबकि ये blessing है। Be thankful. लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो ताकि हम तुम्हें और अता करें। So be thankful for these blessings. Do not regret on these things. ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी नहीं है, ये तो blessings हैं, ये तो खुदा की अता है आपके लिए। So be thankful about it and be faithful about it. Be faithful on your God. Be faithful on the Creator. Be faithful on yourself and then be faithful on the process. कुछ चीजें देर से आएंगी, कुछ चीजें जल्दी आ जाएंगी। Have faith. Consistency is the tool. आप चलते रहिए, आप रुकिए मत। मार्टिन लूथर का एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है जो मैं अपने तमाम तर सुनने वालों को कहता हूं। वो ये कहते हैं कि if you cannot be a tree, be a bush. If you can't be a highway, be a trail. If you can't be a sun, be a star. But be the best whoever you are. एक्सीलेंट सर। मैं माशाल्लाह हमारी बात हो गई, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे भी बात हुई हमारी, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे हमारी बात हुई। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि करियर सिलेक्शन के ऊपर हम बात करें कि भाई हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, करियर सिलेक्शंस कैसे चूज़ करना चाहिए। मतलब मैंने बहुत से लोग अनफिट देखे, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन मास्टर किसी और डिग्री में किया और वो जॉब किसी और डिग्री, कोई और नेचर की कर रहे हैं। तो ये भी मैंने एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखा है इस चीज़ में। तो करियर सिलेक्शन के हवाले से हमें ज़रा गाइड कीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो झूठ या एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं अपने इर्द गिर्द सुनता हूँ, देखता हूँ, और लोगों को ये गिला करते हुए मैंने बाहर तौर देखा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं हैं। ये सरासर एक गलत परसेप्शन है। अगर आप बड़े बड़े HR प्रोफेशनल से मिलें, बड़ी बड़ी कंपनीज के HR मैनेजर से जाके मिलें, वो ये कहते हैं कि हमें राइट ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा, पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें राइट पर्सन नहीं मिल रहा। अब क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर,
और जा करके आप कुछ और ऐसा करना शुरू हो मैं गए। आपको काउंटर कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं डाटा आपके सामने रखूँ, अगर मैं वो फैक्ट आपके सामने ला सकूँ कि 2023, 2022, 2021 में अगर ये पिछले 3 साल की हम रेशो देखें तो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोग सालाना जो हैं वो तकरीबन कोई 14 to 15 लाख है। ठीक है। क्या वो यूथ बाहर जाके वो नौकरियां कर रही है, उनको वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं? क्या वो जॉब्स पाकिस्तान में अगर उसी लेवल पे हों तो फिर वो यहाँ से बाहर क्यों जाएं? आदिल साहब, मैं आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह उन्होंने ये स्टेटिस्टिक्स दिखाए हैं यहाँ पर, ये स्टेटिस्टिक्स भी जरूर दिखाइएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल जॉब पे लगे। यहाँ से जाना और किसी पेट्रोल पंप पे जॉब करना मैं उसको करियर नहीं मानता। एक्सीलेंट। दैट इज जस्ट एन एस्केप। ओके, इट्स नथिंग। it means that is the totally dependent on currency. That It means is that you totally want to earn dependent. in dollar whatever the job. Whatever the job, आपने escape किया, आपने कहा यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बन रहा। देखिए Okay. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सीवी बनानी आती है आज। सीवी इज नॉट लाइक कि आपने एक ड्राफ्ट बनाया, उसमें चंद अंग्रेजी की लाइनें लिखी और सीवी भेज दी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम ले देता हूँ, टोयोटा पाकिस्तान है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, जो बड़ी बड़ी Okay. कंपनीज हैं। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाएं और इनके जॉब पोर्टल से किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो इनकी वेबसाइट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स मौजूद हैं। आपने अपनी सीवी अपलोड की, वो कीवर्ड एनालिसिस करेगा कि ये जो जॉब एडवर्टीजमेंट दी है इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, जो जेडीज हैं, जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो इस सीवी के साथ मैच हो रही है। आपने तो एक ही सीवी 10 जगहों पर दे दी है, हर जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर जगह की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। वो एआई जो प्लेटफॉर्म है वो उस सीवी को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसके अंदर उस जेडी के अकॉर्डिंगली राइट कीवर्ड ही मौजूद ही नहीं नहीं है। बिल्कुल यही रीजन है कि दुबई के अंदर, जिस तरह से आपने बात की कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे वीजास लगवा के बाहर जा रहे हैं, आप चेक करवा लें, उनको नौकरियां नहीं मिली, वो कहीं पर किसी बिस्तर पे सो रहे होंगे अभी भी, या रिग्रेट कर रहे होंगे कि यहां पर भी नौकरियां नहीं है। क्यों? क्योंकि दुबई के अंदर फिजिकली सीवी सबमिट होने का निजाम बंद हो चुका है। यू हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारे एआई पावर्ड है, वो सीवी को आपके रिक्रूटर तक पहुंचने ही नहीं देते। तो सबसे पहले तो ये सीखें कि चैट जीपीटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जिस तरह हमने बात की कि उसका एक्सपोजर, राइट एक्सपोजर क्या है। हमारे यहाँ माजिद के साथ आसिम साहब लोग पीएचडी कर जाते हैं लेकिन उन्हें सीवी बनानी नहीं आती। सो दीज आर द की थिंग्स कि आप अपनी सीवी को किस तरह से डेवलप करें, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर डालें, उसकी जीडी के अकॉर्डिंगली उसके कीवर्ड्स को आप मैच करें। आप अपनी यूथ को ये मैसेज दे रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, कि भाई आप यूनिवर्सिटीज़ में जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप अपना सारा ध्यान जो है वो स्टडीज़ की तरफ देते हैं, लेकिन आपको सीवी जो है जब आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो उससे पहले आप अपनी सीवी की जो प्रिपरेशन है वो कम से कम आपकी बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे ऊपर होनी चाहिए। सीवी हमें बनानी नहीं आ रही और एआई जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। आपने ये हमें नई चीज़ बताई है बिल्कुल कि एआई इम्प्लीमेंट होगी, बड़ी कंपनीज जो अभी आपने नाम लिया है, टोयोटा का, यूनिलीवर का, एटसेट्रा। इट मीन्स दैट कि एआई जो है वो आपके कीवर्ड से आप लोगों की सीवी जो है वो सिलेक्ट करती है और रिजेक्ट भी करती है। एब्सोल्युटली। तो और अपनी सीवी के अंदर जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो 4 से ज्यादा ना डालें। जो आपका करंट एक्सपीरियंस है उसको सबसे ऊपर रखें और उस करंट एक्सपीरियंस को लिंक करने की कोशिश करें उस जॉब के साथ जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अपनी स्किल्स को लिखें, अपनी सबसे रीसेंट एजुकेशन लिखें। मैंने बहुत सारी सीवीज ऐसी लिखी हैं, उनमें होता है कि मैंने 5वीं जमात फलाने स्कूल से पढ़ी, मैट्रिक यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया और इस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी की आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो वहां पर रखें। दैट्स इट। रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको रेफरेंस चाहिए होगा वो आपको वापस पूछ लेगा एंड देन यू कैन प्रोवाइड द रेफरेंस। कॉम्प्लेक्सिटी लाने की भी जरूरत नहीं है, कीप इट वेरी सिंपल। और बहुत सारी सीवीज हमारे पास ऐसी आती हैं कि उसके ऊपर फूल बूटे बने होते हैं, वी हैव गॉट जीरो इंटरेस्ट के सीवी का डिजाइन कैसा है। आप उसके कंटेंट्स को फाइन रखें, अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगाएं, पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक प्रोफेशनल सूट के अंदर आपकी एक तस्वीर हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों। ओके, राइट। फादर नेम लिखना, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना, इन चीज़ों की भी ऐसा जरूरत नहीं है। अपना सिटी लिखें, अपना फॉर्म लिखें, अपना ईमेल्स मस्ट बी प्रोफेशनल। बहुत सारे ईमेल्स होंगे huria1564@gmail.com, ये पूरा मजमून लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक राइट। abdul.rahman@gmail.com, फुल स्टॉप। कीप इट वेरी प्रोफेशनल ताकि रिक्रूटर को लगे कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपकी तरबियत हुई, आपकी ग्रूमिंग हुई, आप बड़े इदारे से हैं। सो ये डायनामिक्स को जब आप सीवी में रखेंगे तो आपकी सीवी दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट होगी और आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। सर वैसे भी एडवांस दौर है, अब वो बातें कहाँ पे 90s की और कहाँ हम 2024, रोबोटिक टेक्निक्स आ चुकी हैं, एआई इन्वॉल्व हो चुकी है। इट मींस दैट कि आपको इस लेवल पे जाके
हाईली प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपको काम करना पड़ेगा और कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। That's true. लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने हमें ये जो पर्दा आपने फाश किया है कि भाई पाकिस्तान में ये रोना पिटना है कि जॉब्स नहीं है, यहाँ पे लुट गए, मर गए, खप गए। इट मीन्स दैट कि जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्किल वर्कर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर राइट अप्रोच नहीं है। Right approach नहीं यहाँ है। पर स्किल्ड वर्कर भी मौजूद है, ओके, लेकिन उसको अपनी स्किल बेचना नहीं आ रही, अपनी स्किल बताना नहीं आ रही। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो अंग्रेजी नहीं ठीक से बोल पाते। अच्छा, हमारे यहाँ अंग्रेजी को एक क्वालिफिकेशन समझा जाता है, एक जुबान नहीं समझा जाता, जबकि ये पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी की तरह बाहर तौर एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, लेकिन हमें हमारे यहाँ ये इसको एक पूरी क्वालिफिकेशन समझा जाता है। सो अंग्रेजी भी जो बच्चे इसके अंदर वीक हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वीक हैं, उनको ये चाहिए कि वो प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आपस में बोलने से आती है। आपका कोई भी दोस्त है, आपके बहन भाई हैं, घर में अम्मी अबू हैं, जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप उनके साथ बात करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता जुबान के अंदर रवानी जो है वो आती जाएगी। सर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट 4 to 5 मिनट्स आप ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट की, जो डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, पीयू के लिए, यूईटी के लिए, नेस्ट, फास्ट, जीके के लिए, इनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस तरह से मैंने बात की कि हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, कंसिस्टेंसी इज द की, सेल्फ बिलीफ इज द की। अब आप अपने सिलेबस को डिवाइड करें डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, और उसके अंदर डेडलाइंस रखें, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ, दैट इज आसिम साहब 8-8-8 रूल। ओके, 8-8-8 रूल्स। अपने 24 आवर्स को 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करें। पहला सेगमेंट 8 घंटे, दूसरा सेगमेंट 8 घंटे, तीसरा सेगमेंट 8 घंटे। जो पहला 8 घंटे का सेगमेंट है, दैट इज फॉर योर स्कूल, योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी। और इस तरह से आपने स्पेसिफिक बात की कि एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट, तो पहले 6 से 8 घंटे आपके कॉलेज के हैं। ओके, दूसरे 8 घंटे आप स्ट्रेट अहेड अपनी स्टडीज को देंगे। ओके, उसके बाद 2 घंटे आप रिलैक्स करें, और बाहर तौर 6 से 7 घंटे बेयर मिनिमम आपने नींद को देना। जब आपकी बॉडी बायोलॉजिकली 6 to 7 आवर्स स्लीप साइकिल मुकम्मल नहीं करती, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। की जो अब मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स को, दैट इज रिवीजन। आप आज जो पढ़ेंगे 4 दिन बाद आपके जहन से निकल जाएगा। आप इसके अंदर भी पीरियोडिक स्टैम्प्स रखें, लाइक आफ्टर एवरी 5 days, 6 days, 7 days, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं। जो आज आपने पढ़ा उसके नोट्स बनाएं, हैंडी नोट्स रखें, उसको समराइज करें और लिख लें, अपने कॉन्सेप्ट्स लिख लें, ठीक है। 7 दिन बाद उसको रिवाइज करें, फिर आगे चलते जाएं। एक अगले हफ्ते जो कुछ पढ़ लिया, पिछले 2 हफ्तों को 7वें दिन फिर से रिवाइज कर लें। सो नाउ यू आर कैरी फॉरवर्डिंग व्हाट यू हैव गॉट। आप मजीद ऐड कर रहे हैं, कुछ गिरा नहीं रहे। आपकी बास्केट बढ़ रही है, स्पिल नहीं हो रही। और ये हमने कब तक करना है? जब तक हम अपनी एग्जाम शीट के ऊपर उस तमाम तर नॉलेज को, उन कॉन्सेप्ट्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर देते। और एंट्रेंस टेस्ट कोई बहुत बड़ा जिन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बुत नहीं है। इट्स जस्ट अनदर एग्जाम। लेकिन क्या है, क्योंकि आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अटैच हैं, आपके पास, आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, आपके ऊपर सोशल प्रेशर है, हम इसको भी नेगेट करते हैं। बी योरसेल्फ। आप एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में गए, यू आर बेटर देन दोज जो यहां पर अपीयर नहीं हो सके, राइट? आप उनमें से हैं जो मैदान जंग में उतरे हैं। सो जो मैदान जंग में उतर गया वो मुजाहिद तो कहलाता है, ठीक है। सो इफ इट इज क्लियर्ड, इट्स नॉट क्लियर्ड, इसको आपने पर्सनल नहीं लेना। यू कैन मेक अनदर अटेम्प्ट। देयर आर मेनी अदर डोमेन्स एंड फील्ड्स के ऊपर भी आप मुझे एम्फसाइज कर रहे थे कि हम बात करें। इस पे एक और वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे कि इनके ऊपर करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज माशाल्लाह हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट था जिसमें हमने बात की पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर, एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। इसके साथ साथ हमने कोड ऑफ क्रैकिंग का जॉब, जो कि सीवी के ऊपर बहुत अच्छी बात आपने की, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ये बात करेंगे कि आफ्टर जब आप क्लियर कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट को, एमडी कैट या वट एवर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपके लिए कौन से मौके हैं जॉब्स के लिए और किन यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटीज़ में आपकी स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कैश करना है। और जॉब्स के हवाले से भी हम आपको डिटेल से गाइड करेंगे पाकिस्तान में कौन सी जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं और जिनका आगे फ्यूचर में उनका एक्सपोजर भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
अभी मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मुलाकात आपने फिर हमसे करनी है, फिर I'll be डिस्कशन available, होगी आसिम साहब। इन टॉपिक्स के More ऊपर than इंशाल्लाह। happy, हमारे more than happy स्टूडेंट्स to जो है join वो you. हमारा इंतज़ार करेंगे। Absolutely. तो हमारे चैनल इंस्पायर विद आसिम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।